Hello dear students, this video is the quick revision for dual nature of radiation and matter. This is the revision video. So in this video, we will discuss the quick revision of dual nature of radiation and matter. The first thing which we are supposed to know is dual nature of radiation. Dual nature of radiation, about which I have discussed in detail in the previous videos. In the dual nature, we have to understand the wave theory and particle theory. That is, radiation is composed of wave, and this wave does not need any material medium for its propagation. मतलब जो ड्यूअल नेचर वेव का था कि रेडिएशन का था कि इसमें पहला जो थ्योरी थी वो वेव थ्योरी थी। उसमें हम ये इन्फर कर रहे थे, क्रिस्टन हाइजेंस एंड मैक्सवेल ने दी थी कि वेव को किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए। मतलब वेव आपके पास आ सकती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है, ये आपके पास आ सकती है। इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है जिसके थ्रू ट्रैवल करे। जैसे अभी चांद पे धमाका हो जाए, हम कब सुनेंगे? वो हम कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि साउंड जो है इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत है सो दैट ये हमारे पास पहुंच जाए। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी हम बात करेंगे, इसको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं, ये हमारे कानों तक, आंखों तक आ जाएगी। वी विल बी एबल टू सी इट। द सेकेंड थ्योरी इज दैट इज पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी आइंस्टीन ने दी थी, और आइंस्टीन ने क्या बोला था इस थ्योरी में? ही सेड दैट कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। और रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्वांटम को ही एक फोटोन कहते हैं। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जो रेडिएशन है ये बिहेव करती है एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी है वो है वर्क फंक्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ व्यू के लिए आपको ध्यान में रखना है वर्क फंक्शन, और ये पूछा जा सकता है, इसको फाइ नॉट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? ये वो मिनिमम एनर्जी होती है, ये वो मिनिमम एनर्जी होती है टू बी गिवन टू अ मेटल so as to extract free electrons, जिससे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके मेटल की सरफेस से एक्सट्रैक्ट करें बाहर से, जो हमें मिनिमम एनर्जी देनी है सो दैट कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाए। बस बाहर निकालने वाली एनर्जी, वो बस एक्सट्रैक्ट करता है मेटल की सरफेस से बाहर। तो उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है। और आपको पता है वर्क फंक्शन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वर्क फंक्शन क्या होता है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, वो है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मैंने डिटेल में पहले वीडियो में डिस्कस किया है। दूसरा इज टेम्परेचर, मतलब अगर मटेरियल का हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमें पता है कि अगर हम ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो हमें वर्क फंक्शन जो है वो कम, ऑब्वियसली उसकी वर्क फंक्शन जो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और तीसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है इम्प्योरिटी, यानी डोपिंग किस हिसाब से हुई है। वो हम सेमीकंडक्टर्स में डिटेल में पढ़ा चुके हैं आपको। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये वर्क फंक्शन था, और वर्क फंक्शन तीन चीजों पे डिपेंड करती है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वर्क फंक्शन होता क्या है, बस आप सीजियम का याद रख लीजिए। सीजियम का 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये ध्यान रख लीजिए, पूछा गया है। तो सीजियम का आपको याद रखना है वर्क फंक्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें पढ़ना है एमिशन के टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमिशन के टाइप्स यानी इलेक्ट्रॉनिक एमिशन किस किस तरीके से हो सकते हैं। पहला एमिशन हो सकता है अगर एमिशन इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। इफ द एमिशन इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, हम उस एमिशन को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं, उसे हम थर्मियोनिक एमिशन कहेंगे। और अगर एमिशन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या पोटेंशियल की वजह से या फील्ड की वजह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो उसे हम फील्ड एमिशन कहेंगे। तो फील्ड एमिशन अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, आप क्या कहोगे? ये वो एमिशन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा विच इज डन बिकॉज ऑफ
पॉजिटिव पोटेंशियल, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, हमने अपने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर यही एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डन बाय फोटॉन्स, तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहेंगे। The fourth one is, if the emission, this one is important and this might be asked to you dear students, if the emission is done by secondary, अगर और इलेक्ट्रॉन्स के बम्बार्डमेंट से ही हो जाए या कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ही हो जाए, तो उस एमिशन को हम सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। अगर आपसे 1 मार्क में पूछा जाएगा सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, इट इज एन एमिशन विच इज ड्यू टू कोलिजन या बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का हम बम्बार्डमेंट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, these are the types of emission. And the second important thing after that, तो थर्मियोनिक एमिशन पता ही आपको, टेम्परेचर की वजह से होता है। फील्ड एमिशन यानी अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल लगा ले इधर और इधर से सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचा दें बिकॉज ऑफ द अपोजिट पोटेंशियल, और अगर यही एमिशन बिकॉज ऑफ द फोटॉन्स ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी तो उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कहते हैं। और अगर यही एमिशन बिकॉज ऑफ कोलिजन होगा तो उसको हम सेकेंडरी एमिशन कहेंगे। देन आफ्टर, जो हमें डिटेल में सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसको ध्यान में रखने के लिए फर्स्ट थिंग आपको पता है, इट इज एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय फोटॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। ये सबसे पहले किसने स्टडी किया था? हर्ट्ज ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क में है ना। तो वो क्या कर रहा था एक्चुअली, हाउ ही डिस्कवर्ड दिस, ही वाज जस्ट studying the production of electromagnetic waves by spark discharge, है ना, spark discharge। आप सेकंड वीडियो देख लीजिए, उसमें डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन है इसके बारे में। उसके बाद लेनार्ड साहेलवार्ड आया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है डियर स्टूडेंट्स? As we have discussed it in detail, threshold frequency वो frequency होती है, minimum frequency, जो एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव किया गया था। मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू बी गिवन टू अ मेटल, या वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ a radiation which is necessary so as to extract the metal electrons to be given for extraction या ejection of फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन, उसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्लियर है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन की होनी चाहिए सो दैट की एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो हमें पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको ध्यान में रखना है, पहले यहाँ पे क्या होता था, एमिटर प्लेट, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे कलेक्टर प्लेट, और कलेक्टर प्लेट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो एमीमीटर से कनेक्ट होता है। इस पे ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है विच अलाउज इंसिडेंट रेडिएशन टू फॉल। यहाँ से रेज आ जाती है, वो रेज इसके साथ स्ट्राइक हो जाती है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है। जब इंसिडेंट रेडिएशन इस पे पड़ती हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट हम कहते हैं, और वो करंट कंफर्म हो जाता है किसे? माइक्रो एमीमीटर से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है कलेक्टर प्लेट का, इसका पोटेंशियल हम जीरो कर देते हैं। जब हम जीरो कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना डियर स्टूडेंट, जब हम जीरो कर देते हैं क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तो इजेक्ट हो रहे हैं बट ये यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये समवेयर कहीं पे रुक जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेंटर में बिटवीन ए और सी। तो उस टाइम पे उसको हम कहते हैं स्पेस चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। स्पेस चार्ज के टाइम पे पोटेंशियल एट सी कितना होता है? जीरो। यानी कलेक्टर प्लेट पे जब हमने जीरो पोटेंशियल रखा, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में स्टक हो गए, अटक गए।
जिसकी वजह से पोटेंशियल जो उसको हम स्पेस चार्ज कहते हैं, स्पेस चार्ज 1 मार्क में पूछा जाएगा तो आई गेस यू विल बी एबल टू आंसर। ये वो तब आ जाता है जब हम, वो कंडीशन आ जाती है जब हम कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल जो है वो जीरो कर देते हैं, जो इनिशियली पॉजिटिव था। तो उसको हम उस टाइम स्पेस चार्ज पे जो करंट है वो मिनिमम है ना, मैक्सिमम नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी यही है, जितना हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कलेक्टर की तरफ चला गया, बढ़ता गया बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया हमने इसको जीरो कर दिया, जब जीरो आ गया कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाता, वो बीच में ही स्टक हो जाते हैं। नाउ अब हमें पढ़ना है कि किन किन फैक्टर्स पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट है वो है इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जितनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, जितनी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट उतना बढ़ेगा, लीनियर रिलेशनशिप है। दूसरा है कट ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल, पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट ए। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने सेकंड वीडियो में डिटेल में बताया था कि जब हम कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल रखेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो जाएंगे जब इस पे लाइट पड़ेगी, वो सारे इधर चले जाएंगे क्योंकि इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब हम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, जब हम बढ़ाएंगे तो एक लेवल आएगा जब पॉजिटिव पोटेंशियल हमने फर्दर बढ़ा दिया, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट उससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। उस जब मैक्सिमम करंट हो, जो वो मैक्सिमम करंट है, तो उस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते थे। सैचुरेशन करंट क्या था? वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा भी दिया। अगर हम फर्दर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल हम फर्दर इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बट करंट की कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, उस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। एट सैचुरेशन करंट आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल एट सी इज मैक्सिमम। डियर स्टूडेंट, दिस इज बीइंग आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से 1 मार्क में। सैचुरेशन करंट पे पोटेंशियल एट सी विल बी मैक्सिमम। उस चीज के लिए करंट उस टाइम मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। उससे ज्यादा बढ़ाते जाओ उससे ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, बट दैट इज नॉट फॉर अवर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पोटेंशियल एट सी विल बी मैक्सिमम। बढ़ा सकते हैं और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, बट करंट नहीं बढ़ेगा। तो हमने क्या किया, इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया। जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, फिर हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन जो इधर जाने थे वो रिपेल हो रहे, रिपेल हो रहे, रिपेल हो रहे, रिपेल हो रहे। इवन के फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ नहीं पहुंच पाते। उसके बाद हमने क्या देखा था, जब ये एक जिस पोटेंशियल पे एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जिस पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू अभी मैक्सिमम थी, अब एक नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट जो है जीरो हो गया, जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू जीरो हो गई, उसी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। उसी को हम डियर स्टूडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये नेगेटिव वैल्यू होती है ना, क्योंकि जब हम नेगेटिव वैल्यू बढ़ाएंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे और करंट अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा। सपोज ये I1 है, ये I2 है, हम यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे, तो पोटेंशियल ए जब हमने बढ़ा दिया तो अकॉर्डिंगली हमने देख लिया अगर हम इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। एक नेगेटिव वैल्यू वो आ जाएगी जहां पे करंट मैक्स जीरो हो जाएगा, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अगर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल पूछा जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव, ये मिनिमम, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है, वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है at which current becomes जीरो, जिसपे करंट जीरो हो जाता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जहां पे जीरो हो जाता है। आप फर्दर भी बढ़ा सकते हो, कोई फायदा है नहीं। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक और एस्पेक्ट है, दैट इज हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ लिया, नाउ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, क्लास में हम आपको पढ़ा ही चुके हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्यों ऐसे आ जाता है। तो आपको बस ध्यान में रखना है, if this is frequency 1 for I1, this is frequency 2,
हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं. दिस इज करंट I2, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, एंड अकॉर्डिंगली इसका ग्राफ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी लाइक दिस. एंड सिमिलरली द नेचर ऑफ मटेरियल, जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है. तो द फोर्थ फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल. उसका ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे क्यों आ जाता है, आप उसको देख सकते हो. इफ यू डू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो डियर स्टूडेंट्स. आप अभी कमेंट कर सकते हो इन केस एनी डाउट इज देयर. तो हमने क्या पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है चार चीजों पे डिपेंड करता है. इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, और इट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट. इसका जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे. और तीसरा पॉइंट जो है वो है फ्रीक्वेंसी पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको जो पढ़ना है वो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. वेरी इंपॉर्टेंट है. पहला लॉ क्या कहता है जो आपने पढ़ा है, कि इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एम से द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, PI से डिनोट कर रहा हूँ, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second या पर यूनिट टाइम, पर emitted पर यूनिट टाइम. ये पहला लॉ है, ये आपको डिटेल में ध्यान रखना है. इजेक्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, वो डिपेंड करेगा किस पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा, ओ सॉरी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिपेंड अपॉन द, or I may say the number of photo of electrons will directly proportional to intensity. So I can write a statement like this for the first law. First law मैं दोबारा repeat कर रहा हूँ, is number of electrons emitted per second is directly proportional. Directly proportional का आपको मतलब पता होगा कि जब अगर एक चीज बढ़ती है, मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी, is directly proportional to intensity of incident radiation. Intensity of incident radiation. इंसिडेंट रेडिएशन पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेगा. जितना इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ेगी, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बढ़ेगा. हर सेकंड में इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे. दूसरा लॉ जो है वो क्या कहता है, कि फॉर गिवन मेटल, अगर आप अगर कोई भी मेटल है और उस पे आप फ्रीक्वेंसी दोगे, फॉर अ गिवन मेटल, मैंने आपको बताया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है. वो फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा. तो फॉर ए गिवन मेटल, ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें देनी है, मतलब एक रेडिएशन देनी है जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए. मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इससे क्या होगा, बिलो विच नो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. अगर आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम दे दी रेडिएशन, वो वाली रेडिएशन डाल दी जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो उससे कोई भी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा. द थर्ड लॉ इज, जो आपको क्लियर होना चाहिए, कि जब आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको मेटल सरफेस से बाहर कर देता है. ठीक है ना. जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो गए, इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इज आई में से इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है ना, ध्यान में रखना है आपको. एंड दिस वाज आस्क्ड एज 1 मार्क इन नीट वंस. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज independent of the intensity of radiation. And fourth point is, जो टाइम गैप है between
एमिशन जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर एमिट होता है वो, या आई मे से दैट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब ये बहुत जल्दी हो जाता है। दो प्रोसेस के बीच में सिर्फ 10⁻⁻⁷ 10⁻⁹ का गैप हो जाता है। कौन से दो प्रोसेस हो जाते हैं? एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्ट्राइकिंग ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, ओनली 10⁻⁻⁷ में ये हो जाता है। तो ये चार लॉज थे। उसके बाद हमें पढ़ना है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। हमने इनके बारे में डिटेल भी पढ़ा है, डिटेल वीडियोस हैं इनकी, तो लेकिन ये क्विक रिव्यू है इसलिए मैं नहीं चाहता ये ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या कहती है कि जब एक इंसिडेंट रेडिएशन हो जाती है फोटॉन्स की, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, यानी जब एक फोटॉन आता है इसकी एनर्जी होती है एच न्यू, और वर्क फंक्शन क्या होता है कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को नॉक करता है, नॉक करके यहाँ छोड़ देता है मेटल सरफेस के बाहर, लेकिन इसका मूवमेंट जब होगा तभी तो फ्लो ऑफ करंट होगा। तो ये एनर्जी है जो फोटॉन की होती है, ये दो हिस्सों में बढ़ती है। फर्स्ट एनर्जी जो इसका पार्ट है वो वर्क फंक्शन में जाता है, मतलब वो ऐसी एनर्जी होती है जो उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाला। मेटल सरफेस से बाहर निकालने का मतलब दैट एनर्जी विल ब्रेक इनटू वर्क फंक्शन प्लस, क्या इतनी ही एनर्जी, वो तो मिनिमम है, लेकिन एच न्यू इतनी ज्यादा होती है, एक तो ये बाहर निकालता है, बाहर निकाल लिया तो हम कहेंगे वर्क फंक्शन, और उसके बाद उसमें मूवमेंट भी लाता है, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी भी लाता है। तो कहना है इसे एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv²। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसमें ही कहा गया था, जो पार्टिकल थ्योरी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन बनी हुई होती है, इलेक्ट्रो पार्टिकल्स बंडल्स ऑफ क्वांटम्स ऑफ एनर्जी, और उन एनर्जी, उनकी एनर्जी कितनी होती है एच न्यू। ये एच न्यू जब मेटल सरफेस पे पड़ती है तो फर्स्टली इजेक्ट करता है, तो मतलब उतना खर्चा हो गया कि एक वर्क फंक्शन में, उसके बाद जो बाकी बचा कुचा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज योर Einstein's photoelectric emission. You can use the diagram for this, और कभी कभी क्या पूछा जाता है, prove that this kinetic energy, this is maximum kinetic energy is equal to the difference of h nu and work function। तो अगर मैं ये phi naught इधर ले जाऊं तो it will be phi naught, और इसको मैं अगर k max से डिनोट करूं तो डियर स्टूडेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिटेल डिस्कस किए हुए हैं ना। तो ये क्लियर है आपको, एच पी माइनस फाइव नॉट। तो ये हमारी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इक्वेशन है। तो उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको पता होगा, सपोज इसमें देख लीजिए एक बार। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, जो के मैक्स है वो है एच न्यू माइनस फाइव नॉट, ये आइंस्टीन की इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। So I can say that K max is equal to h nu minus, और इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं h nu माइनस h nu नॉट। So here we can take h nu minus nu नॉट। How come? We have discussed that ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी वो बाहर इलेक्ट्रॉन नॉकडाउन नहीं हो जाएगा। इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, आपको वर्क फंक्शन गिवन होगा और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फाइव नॉट गिवन होगा, वर्क फंक्शन गिवन होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया सीजियम का आपको याद रखना है, सीजियम का आपने याद रख लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी आपके पास वेवलेंथ गिवन होगी, आपको पता है याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो वहां से, प्लैंक्स कांस्टेंट विल बी गिवन और यू हैव टू रिमेंबर इट्स वैल्यू, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स में इजी हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद है आपका रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड स्टूडेंट्स,
उसके बाद हमें रिलेशनशिप बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको एक रिलेशन आपको पता होगा, वो आपने पढ़ी होगी, के मैक्स इज इक्वल, बस आप रिलेशन अभी याद रख लीजिएगा, इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 - लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट। ये आपको रिलेशनशिप याद रखना है। दिस इज कट ऑफ पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसके बीच में जो रिलेशनशिप निकल के आता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लैम्डा यू नो इज वेवलेंथ और लैम्डा नॉट इज आल्सो द वेवलेंथ, एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को ही हम लैम्डा नॉट कहते हैं, ये ध्यान में रखना है, तो ये गिवन होगा। उसके बाद जैसे एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, एक वर्क फंक्शन, जैसे मैं आपको एक सीबीएसई के न्यूमेरिकल पढ़ के बताता हूँ। A work function of a cesium is 2.14. Question में given था the work function of cesium is 2.14. Work function of cesium is 2.14. That is phi naught is 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी अब टाइम, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं, यू नीड टू मल्टीप्लाई। अच्छा, ये ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करना हो, जैसे 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में कन्वर्ट करना, आई विल राइट 2.14 मल्टीप्लाई विद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19, दैट इज कन्वर्जन है। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। देखिए आपको ना फाई नॉट गिवन है, और फाई नॉट आपको गिवन है, और आपसे पूछा गया था, मैं आई विल डू इट इन नेक्स्ट स्लाइड। फाई नॉट गिवन है आपका, दैट इज वर्क फंक्शन 2.14, ध्यान में रखना है ना। और आपसे पूछा गया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय लैम्डा वी नॉट और म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय दिस। और अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्रेशोल्ड। You will say how come is this sir, actually ये is equal to h nu ही होती है, this is frequency h naught, जब हम h naught की बात करेंगे ये एनर्जी phi naught बन जाएगी, तो u naught is equal to phi naught divided by h, this is actually the equation। so आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, या वो आपने ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए। उसके बाद है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। अगर आपसे पूछा जाएगा डी ब्रोगलीज कंसेप्ट क्या है मैटर वेव्स का, तो आप क्या बताओगे? ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स, डी ब्रोगली ने क्या बताया था, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। आप ये समझ लो, वेव, ऐसा भी पूछा जा सकता है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। ये क्विक रिव्यू है, सो मेनी थिंग्स विल बी मिस्ड अप, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपसे पूछी जाएगी। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने सिंपलेस्ट कंसेप्ट क्या दिया था, टू एवरी पार्टिकल, एवरी मूविंग पार्टिकल, जब पार्टिकल है तो बात कर रहे हैं मैटर की, a wave is associated with it, इसके साथ एक वेव एसोसिएटेड, सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट, a wave is associated with it। जब भी कोई पार्टिकल मूव होगा दैट्स मैटर, तो उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव की वेव लेंथ कितनी होगी, दैट इज, जब किसी मूव कर रहा होगा तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी उसकी, और पार्टिकल है तो कोई ना कोई मास होगा, तो जब वेव बनेगी तो इसका मतलब वेव लेंथ होगी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट। तो यही वेव लेंथ इसने इन मास और वेलोसिटी के साथ कोरिलेट करके बताया था, जो इस वेव की वेव लेंथ होगी वो होगी लैम्डा डिवाइडेड बाय lambda is equal to h by mv। mv you know is nothing by but momentum। so this is wave particle duality। वे पार्टिकल मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v, मास पार्टिकल का होगा ही, जब पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो देयर विल बी मास, जब मास होगा तो यहाँ पे वेवलेंथ होगी, वही वेवलेंथ कितनी होगी जो पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होगी, lambda is equal to h, that is Planck's constant 6.64 into 10⁻34। ये आपको पता होगा, और मास गिवन होगा और वेलोसिटी गिवन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर टू यू? और आप आपको अगर ये डिराइव करने को पूछा जाएगा,
ये प्रूव दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप सीधे लिख लीजिए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आपको पता है आइंस्टीन मास रिलेशन। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू एच न्यू। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर हो गए। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आपको मैंने पुरानी स्लाइड में भी बताया था न्यू किसके बराबर होता है, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो कैन आई राइट सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, न्यू के बदले में ये सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, दैट इज सी द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ इक्वल एम सी स्क्वायर। एक सी गया, तो कैन आई राइट एच इज इक्वल टू एम सी इंटू लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक सी बच गया ना। तो कैन आई राइट लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम सी। सी इज द स्पीड ऑफ द लाइट। जब हम पार्टिकल को एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट है, टाइम डायलेशन में भी थोड़ा डिटेल में बताया था वो। तो अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो हम ले लेंगे h डिवाइडेड बाय एम वी। सी को रिप्लेस कर दो एम वी से, क्योंकि हम पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल इतनी वेलोसिटी अटेन नहीं करेगा, तो वी विल राइट एम वी। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें एक ध्यान रखना आपको, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा ड्रॉ द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफ बिटवीन रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड momentum, do remember the graph will be like this as they are inverse relationship. Okay, so dear students, यहाँ से आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। वो क्या है, जो अगर आप मेरा टाइम डायलेशन वाला कंसेप्ट देखेंगे, मैंने उसमें वीडियो में बताया था, एम इज इक्वल एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। आप लैम्डा इज इक्वल एच बाई एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वन वी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाइडेड बाई वी, इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली जो है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट। डी ब्रॉगली ने जो वेव मैटर पार्टिकल का ड्युअलिटी वाला कंसेप्ट दिया था, इसी ने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी वाला प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या था हमारा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। मतलब हाइजेनबर्ग्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, लेक्चर सीरीज में पूरा डिटेल में है, हमने इसमें ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करे थे। कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही समझ लो कि आप एक टाइम पे एक पार्टिकल की पोजीशन या तो बता सकते हो या तो मोमेंटम बता सकते हो। ठीक है ना, या तो पोजीशन बता सकते हो उसको या तो मोमेंटम बता सकते हो। तो ये इसकी इक्वेशन थी। ठीक है, इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना है, जो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है, एवरेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल्स जो होती है एट सम टेम्परेचर, दैट इज 3/2 k इंटू टी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है हमारा, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये गिवन होगा आपको। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, लेमडा इज इक्वल एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3m बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बोल्ट्जमैन्स का कांस्टेंट गिवन होगा, पार्टिकल का मास गिवन होगा और प्लैंक ये गिवन होगा, आपको लेमडा पूछा जाएगा। तो लेमडा के दो रिलेशन, h बाय एम बी और लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3m के टी, सारी चीजें गिवन होगी। डिटेल में हम ये कर चुके हैं क्लासेस में। तो ये दो रिलेशनशिप्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, है ना। ये दो रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ यूके। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग, दैट इज let me change the color, that is wavelength or de Broglie wavelength of an electron। de Broglie wavelength of an electron में आपको ध्यान में रखना है, आपको पता है जैसे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m, इलेक्ट्रॉन, an electron of mass m and charge e। ठीक है, अगर इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी दे दी, सपोज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बाय सम वोल्टेज v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी। और जब आपने इस पे सम वर्क डन किया, मतलब आपने एक पोटेंशियल दिया, वो वर्क डन किसके बराबर होता है हमारा,
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये चार्ज अपॉन वोल्टेज। देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा क्या, वर्क डन वाला इज वोल्टेज किसके बराबर होता है हमारा, वर्क डन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है हमारा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क डन हमारा W है यहाँ पे, और चार्ज हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोथ वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी आर टेकन वन एंड द सेम। डिटेल्ड है इस चीज के बारे में, बट क्विक रिवीजन है। सो वी विल डिस्कस 1/2 mv² टेकिंग दीज टू इक्वल। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी बराबर है, वर्क डन और एनर्जी की यूनिट सेम है, तो दोनों बराबर है, इक्वल E इंटू वी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज है ना, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये V है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से अगर मैं V निकालूं, दिस V velocity, so it will be equal to E into voltage. I will write capital V divided by, multiply, this 2 will get multiplied divided by m. So this velocity is very important. अगर आपसे velocity पूछा जाएगा तो velocity कितना निकला आपका, E into voltage into 2 divided by m, और आपको पता है लैम्डा होता है h by m into velocity। और अगर मैं इस velocity की वैल्यू यहाँ से पुट करूं तो what will I get, lambda is equal to h divided by under root of m, बाहर आ जाएगा, b रूट के बदले में लिख सकता हूँ 2ev अपॉन m। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो जब इसको फाइनलाइज हम करेंगे इस रिलेशनशिप को, इसको नोट डाउन कीजिए, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। m इंटू 2ev, ये वोल्टेज वाला v है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये वोल्टेज वाला v है। तो उसके बाद हमारे पास जब हम सारी वैल्यूज रखेंगे, ये देख लीजिए, अगर आप h की वैल्यू रखोगे E 1.6 10⁻⁻19 रखोगे, v को वैसे रखोगे, m को दैट्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31, ये सारी वैल्यूज रखने के बाद जो लेमडा की वैल्यू आ जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज 12.27 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक आर्मस्ट्रॉन्ग आपको पता होगा 10⁻10 मीटर होता है, आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपका सारा फोटो इलेक्ट्रिक या ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस के बारे में बताता है। तो इसके बारे में एक वीडियो सीरीज वीडियो आएंगे, दैट इज हर एक न्यूमेरिकल पे दो 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 तीन तीन न्यूमेरिकल्स हर एक फॉर्मूला पे। तो दिस वाज, इसके बाद एक और है, दैट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये हम एक डिटेल्ड एंड सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे।